हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर कर रहे होंगे। देखो बच्चों, आज के इस लेक्चर्स में हम एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा जो चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा, ये आपके फिजिक्स का 7वां चैप्टर लगभग बनता है। और इसमें हम जो आज देखने वाले हैं जिस टॉपिक को, हमारा जो टॉपिक है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में कई तरीके से पूछा गया है। हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए औसत शक्ति का व्यंजक स्थापित कीजिए। यानी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए औसत शक्ति का व्यंजक स्थापित कीजिए तथा वाटहीन धारा को समझाइए। ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में जो 2019, 2017, 2015 इस तरीके से पूछा गया है। इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से भी पूछा गया। किसी प्रत्यावर्ती धारा की शक्ति के सूत्र स्थापित कीजिए, ऐसा भी पूछा गया है। शक्ति गुणांक किसे कहते हैं, इस तरीके से पूछा गया। तो ये क्वेश्चन है, चाहे जैसे पूछा जाए, लिखना तो आपको वही बातें हैं। तो चलिए आज की क्लास में जो है इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं और आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखना अभी तुरंत तैयार हो जाएगा। देखो बच्चों, अगर आप तैयारी रेगुलर कर रहे हो तो एक बात ध्यान रखिएगा कि डेली आप पढ़ते रहिए और नया डेली आप पढ़िए, पुराना भी रिवीजन करते रहिए। और जो कंटेंट आपका तैयार हो जाए उसका भी बार बार रिवीजन करते रहिए, नहीं तो आप भूल जाओगे तो पेपर में लिखने लायक बचोगे नहीं। तो इसलिए आप हमेशा उसको बरकरार बनाए रखें, पुराना भी रिवीजन करते रहिए और नया भी डेली आप पढ़ते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास और देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ये औसत शक्ति का व्यंजक किस प्रकार स्थापित किया जाए। देखो बच्चों, अगर हम बात करें प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अगर शक्ति की बात किया जाए तो किसी परिपथ में वैद्युत ऊर्जा व्यय की दर जो होती है, परिपथ का सामर्थ्य अथवा शक्ति कहलाता है। किसी वैद्युत परिपथ में व्यय ऊर्जा की दर जो होती है, सामर्थ्य अथवा शक्ति कहलाता है। तो ये तो बात हो गई वैद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय क्या होता है या शक्ति किसे कहते हैं। किसी वैद्युत परिपथ में शक्ति किसे कहते हैं। बात यहाँ शक्ति की नहीं है, बात यहाँ पे किसी एलआर परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की औसत शक्ति क्या है, यानी यहाँ पे औसत शक्ति देखना है। तो यहाँ औसत शक्ति के लिए आप बताएंगे कि यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध, भाई यहाँ पर हम जो है दो चीज देखेंगे, एक तो हमारा एल लगा हो, दूसरा आर लगा हो। तो यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध तथा प्रेरकत्व, कुंडली को प्रेरकत्व कहा जाता है, तो अगर प्रतिरोध आर लगा हो तथा प्रेरकत्व एल लगा हो, भाई प्रतिरोध आर तथा प्रेरकत्व एल दोनों हो तो, यानी किसी कुंडली में प्रतिरोध आर तथा प्रेरकत्व एल दोनों कुंडली में लगा हो तो धारा आई वोल्टता से, तो जब इसमें धारा आप प्रवाहित करेंगे तो जो वोल्टता से धारा जो है वो क्या होगा, कला में पश्चगामी होगा। यानी जो वोल्टता होगी वो धारा से कला में पश्चगामी होता है। एक बात ध्यान रखना, अगर कुंडली और प्रतिरोध लगे हो और इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा जो बहती है वो वोल्टता से कला में पश्चगामी होता है, मतलब 90 डिग्री पीछे होता है। समझ में आए कि नहीं। यानी वोल्टता का मान धारा से 90 डिग्री आगे होता है, यानी धारा का मान वोल्टता से 90 डिग्री पीछे होता है। चाहे उसके दूसरे वाले को पीछे कहो, चाहे पहले वाले को आगे कहो, बात एक है ना भाई। वोल्टता और धारा है, धारा का मान पीछे होता है तो वोल्टता का मान आगे होगा, सीधी सी बात है। किसमें, प्रतिरोध और कुंडली में अगर हम बात करेंगे तो क्या कहा गया, तो यदि धारा और वोल्टता के बीच कलांतर फाई हो, भाई दोनों में अंतर है तो इनमें जो कलांतर है वो फाई है। तो परिपथ के लिए किसी क्षण वोल्टता का तथा धारा के मान निम्न समीकरण से व्यक्त करते हैं। तो जो हमारा परिपथ है इसमें किसी क्षण अगर बात किया जाए तो धारा और वोल्टता का मान हम निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। कौन कौन से समीकरण है, चलो देख। भाई वोल्टता का समीकरण जो होगा V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ये आप अच्छे से जानते हैं। तथा अगर हम बात करें I का, भाई I का, तो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी और माइनस फाई लिखेंगे। भाई फाई का मान जो है माइनस फाई कर देंगे। अब आप बताएंगे अतः किसी क्षण परिपथ में जो शक्ति होगी, परिपथ में शक्ति, तो आप जानते हैं शक्ति बराबर होता, भाई शक्ति को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, P बराबर VI होता। आपको अच्छे से पता है शक्ति P बराबर VI होता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता। तो एक काम करते हैं, इस V और I की वैल्यू यहीं रख देंगे। भाई V की वैल्यू है
V0 साइन ओमेगा टी और गुणे ये हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी -5। भाई कुछ नहीं किया, इन दोनों की वैल्यू उठा के रख दिए। देखो भाई अब एक काम करेंगे, आप यहाँ P बराबर भाई यहाँ पे V0 I0 आप ऐसे लिख सकते हैं, V0 I0 और ये साइन ओमेगा टी जो लिखा है साइन ओमेगा टी ऐसे लिखिए। ये साइन ए और -b साइन ए -b का फार्मूला ये खुलेगा तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी इस तरीके से और माइनस कॉस ए और फिर साइन बी। आप जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, साइन ए -b का जो फार्मूला होता है अगर इसको गौर से देखा जाए तो साइन ए कॉस बी और फिर माइनस कॉस ए साइन बी। बस इसी फार्मूले को यहाँ पर जो है ओपन किया गया है यहां से, और कुछ नहीं किया गया है, इन दोनों को एक किनारे कर लिया। एक काम करते हैं, P बराबर ये आपका V0 I0 रहने देते हैं और इनसे इनमें गुणा करा देते हैं। तो भाई ये साइन है, ये साइन है, साइन स्क्वायर और ये ओमेगा टी हो जाए और ये कॉस फाई रहेगा और माइनस इसका यहां देखेंगे तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी और फिर साइन थीटा, ये इतना आएगा। अब आप यहाँ थीटा ना लिख करके फाई लिखेंगे, ठीक, ये हो जाएगा। ये यहां से यहां तक। देखो एक काम करते हैं, P बराबर V0 I0 ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई, इसको ऐसे रोकते हैं। यहाँ पे एक काम करते हैं भाई, साइन फाई यहाँ है, साइन ओमेगा टी भाई आप जानते हैं 1/2 साइन ए बी, इसकी जो वैल्यू होती है साइन ए कॉस बी, भाई 1/2 साइन 2a बराबर होता है साइन ए कॉस ए, ये आपकी वैल्यू होती है। तो यहाँ साइन ए कॉस ए अगर देखा जाए तो इसकी जगह पे आप इतना लिख सकते हैं। भाई अगर गौर से देखोगे तो इतने की वैल्यू इतना होता है तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 साइन, भाई यहाँ पे 1/2 ओमेगा टी हो जाएगा। भाई 1/2 साइन 2a की वैल्यू होती है साइन ए कॉस ए, तो यहाँ साइन ए कॉस ए है। तो अब इसकी वैल्यू हम जो है हम क्या लिखेंगे, साइन ए कॉस ए की वैल्यू 1/2 साइन 2a, तो 1/2 साइन 2 और यहाँ a की जगह ओमेगा टी है तो ओमेगा टी हो जाएगा और फिर साइन 5 हो जाएगा। अब आगे आप बताएंगे प्रत्यावर्ती धारा के संपूर्ण एक चक्र के लिए, भाई प्रत्यावर्ती धारा है तो इसके लिए संपूर्ण एक चक्र के लिए अगर हम बात करें तो आप जानते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1/2 तथा साइन 2 ओमेगा टी बराबर 0, यानी 1/2 और साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू जो है 0 कर दिया जाएगा। तो हमारा जो औसत शक्ति निकल के आएगा P बार बराबर 1/2, यहाँ पे देखा जाए V0 उसके बाद I0, तो इधर हो जाएगा cos 5, भाई V0 I0 cos 5 बचेगा। भाई यहाँ पर इन सब की वैल्यू 0 हो जाएगा तो V0 I0 उसके बाद ये cos 5, भाई इतने का मान और इतने का मान जो है 0 हो जाएगा तो ये इतना बचेगा। इसको अगर और ठीक करोगे तो ये V0 अपान √2 गुणे I0 अपान √2 और फिर cos 5, ये क्वेश्चन 1 बन जाएगा। इसी को आप लिख सकते हो अथवा P औसत P, भाई इसकी वैल्यू है VRMS इंटू IRMS, भाई इसकी वैल्यू इतना हो जाएगा और फिर cos 5 ये हो जाएगा, यह आपका समीकरण 2 हो जाएगा। अब इसमें जो लिखा गया है रास cos 5 परिपथ का शक्ति गुणांक कहलाती है, यानी जो cos 5 है ये परिपथ का शक्ति गुणांक कहलाता है। इसका मान परिपथ की प्रकृति पर निर्भर करता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? देखो भाई इसको समझना क्या है फिर से देख लेते हैं।
भाई यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा में प्रतिरोध तथा प्रेरकत्व दोनों लगे हो तो इसमें धारा जो आई वो होगा वो वोल्टता से पश्चिगामी होगा। भाई 90 डिग्री पीछे चलता है, यह आपको अच्छे से पता है। अब कहा गया कि यदि धारा और वोल्टता के बीच कालांतर फाई हो, मान लीजिए धारा और वोल्टता के बीच कालांतर फाई हो, तो परिपथ के लिए किसी क्षण वोल्टता तथा धारा के मान में निम्न समीकरण को व्यक्त करते हैं। कैसे करते हैं? आप जानते हैं V बराबर V0 sin ओमेगा टी और I बराबर I0 sin ओमेगा टी होता है। तो अब किसी क्षण परिपथ में शक्ति की अगर हम बात करें तो P बराबर VI होगा, तो VA हो जाएगा, IA हो जाएगा। एक काम करते हैं भाई, V0 I0 कॉमन ले लिए, sin ओमेगा टी ऐसे ही लिख दिए और sin A और माइनस P, sin A माइनस B का फार्मूला खोल दिया, ये बन गया। तो अब यहां से इसको जब इसमें गुणा कराएंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें करना क्या है कि साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी यानी साइन ए cos बी को साइन 2a लिखा गया, तो ये 1/2 साइन 2a जो लिखा गया है इसी को यहाँ ये मान लीजिए इस तरीके से खोला गया। ठीक, तो इसकी यानी इतने की जगह 1/2 साइन 2a लिख दिया गया, बाकी ये साइन थीटा है ही है। उसके बाद अब यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा में अगर देखा जाए तो एक संपूर्ण चक्र की अगर हम बात करें तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी और 2 जो लिखा गया है तथा साइन 2a ओमेगा टी 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो जाएगा तो औसत शक्ति हमारा जो P तो यहाँ ऊपर बार लगा देंगे औसत के लिए, फिर बराबर 1/2 V0 I0 cos फाई हो जाएगा। इतना आपका यहाँ से बच जाएगा। तो अब यहाँ पे भाई अगर देखेंगे तो ये V0 अपान अंडर रूट 2 हो जाएगा, I0 अपान अंडर रूट 2 हो जाएगा और ये cos फाई बनेगा। तो इतना अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये जो इसके V0 अपान अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है VRMS होता है और I0 अंडर रूट 2 होता है IRMS होता है, cos फाई रहेगा है। ये समीकरण चाहे आप ये बनाओ और चाहे समीकरण ये मान लो, बात दोनों एक है। तो अब राशि जो इसमें cos फाई लिखा गया है परिपथ का शक्ति गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है? परिपथ का शक्ति गुणांक बोला जाता है और इसका मान परिपथ के प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसा परिपथ होगा उसी तरीके से इसका मान निर्भर करता है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा कि प्रत्यावर्ती धारा के लिए शक्ति का व्यंजक किस प्रकार निकाला जाता है। तो चलिए अब हम वाटहीन धारा को भी इसी वक्त जान लेते हैं। देखो बच्चों, अगला जो इसी में पूछा गया वाटहीन धारा से आप क्या समझते हैं, तो इसको भी जान लेते हैं। देखो इसमें अगर देखा जाए तो जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, ध्यान रखिएगा, कोई हमारा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है तो परिपथ में धारा तथा वोल्टता के मध्य यानी जो धारा है और जो वोल्टता है इनके मध्य अगर कलांतर का अंतर 90 डिग्री का हो जाए, कितना हो जाए? कलांतर जो हो 90 डिग्री का हो तो परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर शून्य हो जाती है। यानी जो ऊर्जा की व्यय की दर होती है वो शून्य हो जाती है, यानी ऊर्जा जो व्यय होता है वो शून्य हो जाता है। अतः किसी परिपथ में केवल संधारित्र अथवा प्रेरकत्व लगा हो, यानी कोई परिपथ ऐसा हो जिसमें सिर्फ या सिर्फ संधारित्र लगा हो या अथवा प्रेरकत्व लगा हो तो परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर शून्य हो जाएगी। यानी सिर्फ संधारित्र लगा होगा या जो है प्रेरकत्व लगा होगा तो परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर शून्य हो जाएगी। और जब ऊर्जा व्यय की दर शून्य हो जाए अर्थात परिपथ में धारा तो प्रवाहित होगी, परिपथ में धारा तो प्रवाहित होगी किंतु धारा प्रवाह में किसी ऊर्जा का व्यय नहीं होगा। यानी धारा प्रवाहित होगी लेकिन परिपथ में किसी भी ऊर्जा का व्यय नहीं होगा। परिपथ में प्रवाहित धारा वाटहीन धारा कहलाएगी। यानी जब किसी भी ऊर्जा का व्यय नहीं होगा तो धारा प्रवाहित भी होगी, तो इसे हम वाटहीन धारा कहते हैं। बात समझ में आएगी नहीं? सीधी सी बात है भाई, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता और धारा के मध्य जब कलांतर 90 डिग्री का हो जाए, क्या चीज? कलांतर 90 डिग्री का हो जाए तो परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर जो होती है वो शून्य हो जाती है, ऊर्जा व्यय की दर शून्य हो जाती है। अतः किसी परिपथ में चाहे संधारित्र लगा हो या जो है प्रेरकत्व लगा हो तो परिपथ में ऊर्जा की दर जो होती है वो शून्य हो जाती है। अर्थात परिपथ में धारा तो प्रवाहित होती है किंतु धारा प्रवाह में किसी ऊर्जा का व्यय नहीं होता है। तो इस प्रकार परिपथ में प्रवाहित धारा जो है वाटहीन धारा बोली जाती है। जब किसी भी ऊर्जा का व्यय न हो तो इसे हम वाटहीन धारा कहते हैं। इसको आप ऐसे बता सकते हैं भाई, P बराबर VRMS और फिर IRMS और ये cos फाई
cos फाई। आप जानते हैं फाई की वैल्यू जो है 90 डिग्री हो जाए, कलांतर 90 हो जाए, तो हमारा P की वैल्यू जो होगा ये 0 आ जाएगा। और जब P की वैल्यू 0 आ जाएगा तो इसमें कोई भी ऊर्जा का व्यय नहीं होगा। समझ में आई बात कि नहीं? तो ये तो बात हो गई वाटहीन धारा किसे कहते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया और लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में इसके आगे के टॉपिक को लेकर के।